नमस्कार, कैसे हैं आप सब? डाकिया डाक लाया, खुशी का पैगाम कभी कभी दर्दनाक लाया। ये भी डाकिए के आने के जैसी ही मुलाकात हुई है ना। जिस तरह डाकिया आवाज दे दे के पुराने जमाने में, मुझे भी नहीं पता कि अभी भी लोग चिट्ठियां लिखते हैं नहीं हिंदुस्तान में, क्या अभी भी डाकिए का उस तरह इंतज़ार होता है? बहरहाल, तो जो हमारी ये पंचायत है, हमारी ये बातचीत है, वो भी वैसी ही है जैसे कभी हमें अपने वतन से चिट्ठी के आने का इंतज़ार होता है और अपने नाम की आवाज़ सुनने का दिल करता है ना? तो आ जाइए आप सब मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। हाँ जी, तो फिर आ जाइए जल्दी-जल्दी। लेकिन आपको पता है कि जब भी हम साथ बैठते हैं, जब भी हमारी पंचायत होती है, बातचीत होती है, तो हम चाय ज़रूर पीते हैं, है ना? मुझे चाय बेहद पसंद है, बहुत पसंद है, दुःख हो, सुख हो, सर्दी हो, गर्मी हो, मुझे सिर्फ़ चाय चाहिए। जी, तो आज हमें जो चाय पिलाएँगे, वो हैं रुखसाना और अमृता। ठीक है, कहाँ है रुखसाना और अमृता? आइए, आइए, जल्दी आइए और सबको चाय पिलाइए, सब मेहमानों को चाय पिलाइए और मुझे एक बड़े से स्टील के ग्लास में चाय पकड़ाइए, ठीक है ना? तो कैसे हैं आप सब? आज हमारी पंचायत में प्योरली कोर्ट मार्शल होगा फर्जी फैजा बेगम। तो फर्जी फैजा बेगम की प्रेगनेंसी की कथा बांची जाएगी। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बिना किसी लाग लपेट के, बिना डिप्लोमेट हुए, बिना शहद में लपेटे मैं कहती हूँ कि फर्जी फैजा बेगम मुझे जहर लगती है और बेशुमार वजूहात हैं। मैं जब भी सोचती हूँ ना कि मुझे अब इसके बारे में ज़्यादा बात ही नहीं करनी है, ना ही मुझे इसके बारे में और कुछ भी कहना है, कि शायद ये अपने रवैये को बदल ले, शायद ये अपने आप को इस तरह से बना ले कि इसका इन्फ्लुएंस करने का तरीका नेगेटिव ना रहे। लेकिन जब भी मैं ये सोचती हूँ कि अब मुझे इससे पल्ला झाड़ लेना चाहिए, ये औरत अपने नए नए रंग दिखाना शुरू कर देती है। जैसे ही इसको किसी भी स्क्रीन के सामने आने का मौका मिलता है तो ये सेल्फ पिटी शुरू कर लेती है और अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देती है। और ऐसा क्या दुखड़ा है, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इसमें हैरानी की बात भी नहीं है, क्योंकि इस फर्जी फैजा का तो ये रिकॉर्ड रहा है कि वो हर बार किसी भी मंच पे आते ही या तो अपना सेल्फ पिटी शुरू कर देती है या फिर अपना दुखड़ा रोने लग जाती है और उसका ब्लेम किसी थर्ड पर्सन पर डाल देती है। जैसे कि उसने एक डांस शो किया था जिसमें अपने जनाब के साथ थी वो, और वहां पर भी रोध होकर हमदर्दी बटोरने लग गई थी, ये कहकर अपने एक्स हस्बैंड को बैश करते हुए, अपने एक्स इन लॉस को शर्मिंदा करते हुए, उनकी बुराइयां करते हुए, रोध होकर कितनी दयनीय है, कितनी लाचार है, ये दिखाते हुए उसने वहां पर भी हमदर्दी बटोरना शुरू कर दिया था। याद है आपको? इसका विक्टिम गेम तो भगवान कभी खत्म ही नहीं होता। फिर सती सावित्री बनकर आ गई बिग बॉस में, जहां पर जाकर उसने डोंट टच मी, मैं एक बहुत सती सावित्री हूँ। और उसी दौरान उसने एक भाई बनाया था, श्रीकांत नाम है शायद उसका, और उसको भी यूज एंड थ्रो। बहुत बढ़िया तरीका है फैजा बेगम आपका। आप रिश्ते बनाती हैं तो तभी बनाती हैं जब आपको अपना फायदा नजर आए, और फिर उन रिश्तों को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। और फिर तू कौन मैं खामखा, है ना? और फिर ड्यूरिंग द स्लिप इवेंट, याद है ना आपको, जब किसी एक बहुत ही दुष्ट आदमी ने इस औरत को बचाने की कोशिश करी थी, हाउ डेयर ही, वो बात भी आपको शायद याद होगी, जबकि उल्टा आ गई थी ऑडियंस पर भड़कने। तो ये तो पैटर्न रहा है फर्जी फैजा का। मैडम, आपने घर के ये पोतड़े आप पब्लिक में क्यों धोने लग जाती हैं? हाँ, क्या तकलीफ है आपको? या तो आप बहुत खुश हैं, जो कि आप कहती है पब्लिक को आके कि मैं बहुत खुश हूँ, आप दुखी हैं, आप डिप्रेस हैं, तो फिर ये रोना धोना क्यों बचाए रहती है हर वक्त? हाँ यार, एक सीधा सिग्नल दीजिए, या तो आप दुखी हैं और बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं, या आप बहुत ही खुश हैं, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। अब क्या है? फिर आ जाती है ऑडियंस को बैश करने, अपने फॉलोअर्स को बैश करने जो आपसे बेहद हमदर्दी करते हैं। मैडम, लगता है आपको थोड़े दिन का ब्रेक चाहिए। लेकिन फिर आ गई ये कुकिंग शो में रोने धोने। यह क्या वजह है तुम्हारी इस तरह रोने धोने की? कौन सा गम है जो इतना खाए जा रहा है आपको अंदर ही अंदर? मैडम, ये स्क्रीन पर गंगा जमुना बहाकर ये फुटेज लेने की आदत कब छूटेगी आपकी? ये टसुए बहा बहा कर किसका मातम करते हैं मैडम आप? क्या तकलीफ है आपको? अपने नंबर बढ़ाने के लिए दुनिया के सामने ये बन जाती है दुखियारी नारी, और अगर कोई आके इसको कुछ कह दे इसके बारे में तो लड़ने लग जाती है बनके माताहारी। So I cannot be diplomatic. I cannot mince my words. I don't hate her. I loathe her.
उसकी छोटी से छोटी झलक भी दिख जाए ना, तो वो इतनी सारी प्रॉब्लम से भरी होती है कि आप उसके बारे में कुछ कहे बिना रह ही नहीं सकते हैं। इसकी हिस्ट्री पढ़ ली है, इसकी बातचीत सुन ली है, इसका लोगों को बैशिंग करना सुन लिया है, वो ही काफ़ी है इस इंसान के कैरेक्टर के बारे में बताने के लिए। और बहुत कुछ है जो कि फैक्ट्स हैं, जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो ये फर्जी फैज़ा बेगम यानी कि DKI की जो मैडम है, जो महारानी है, वो एक बहुत ही कनिंग और मैनिपुलेटिव औरत है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज शायद जान लेंगे अगर अपने खुले जहन से इस पॉडकास्ट को सुनेंगे तो। अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता चला अभी तक कि वो कौन है और कैसी हैं, तो आपके ख्यालों पे तो वज्रपात होके ही रहेगा आज। ये जो नो फिल्टर का फसाद करती है ना, वो सिर्फ अपना असली रंग छुपाने के लिए, वो बिल्कुल भी नो फिल्टर नहीं है। फर्जी फैज़ा बेगम की कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं थी और इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। मेरे पास रहिएगा। जब फर्जी फैज़ा बेगम ने आके बताया था कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है, तो दरअसल वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। 4 महीने की प्रेगनेंसी उनकी पूरी हो चुकी थी, 5th मंथ शुरू हो चुका था। और अगर आप जाके मेरे उस दौरान पॉडकास्ट देखें तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये बात तभी मेंशन कर दी थी कि वो 3 मंथ की प्रेग्नेंट नहीं है, शी इज़ इन टू हर 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो फिर झूठ बोलने की क्या ज़रूरत पड़ती है फर्जी फैज़ा बेगम को? अरे आदत है ना, उसको खाना हजम नहीं होता ना। ये अपने फॉलोअर्स को बुद्धू बनाने का तरीका है कि वो कुछ भी कहती है और वो आंख मूंद के मान लेते हैं। पर शुक्र की बात है कि हम उनके फॉलोअर्स नहीं है, राइट? तो हम तो सच देख पाते हैं, हमारी आंखों पे पट्टी नहीं बनती है गांधारी की, हम देख सकते हैं। हमें संजय की क्या कहते हैं, दिव्य दृष्टि मिली हुई है जिससे हमें सच्चाई का पता चल ही जाता है। जबकि मैडम ने आके कहा था कि मेरे 3rd मंथ पूरे हो चुके हैं और अभी मैं 4th मंथ में जा रही हूँ, तब मैडम 4 मंथ पूरा कर चुकी थी और 5th मंथ में जा चुकी थी। आपको याद होगा स्क्रीन सिनेमा में जब वो फिल्म देखने गए थे पूरा परिवार, तो मैडम का जो एक ड्रामेटिक वॉक था अपने पेट पे हाथ रख के, वो कोई भी 3 मंथ की प्रेगनेंसी में नहीं था। वो मैडम की प्रेगनेंसी 5th मंथ की थी और मैडम बड़े ही साफ लफ्जों में झूठ बोल रही थी कि मैं 3 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और हम सिर्फ 3 मंथ्स के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। नहीं, इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो वो ये दिखाना चाहती थी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में उसने अपनी ननद की शादी में बहुत दौड़ भाग करी है, कितनी महान है वो। और दूसरा, वो अपनी प्रेगनेंसी की एग्जैक्ट डेट छुपाना चाहती थी क्योंकि उसने शेयर नहीं करा था अपने फॉलोअर्स के साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को। वॉज नेवर नो फिल्टर, शी इज़ अ वेरी कैलकुलेटेड कनिंग वुमन। तो ये उसका पहला झूठ था कि जबकि वो प्रेग्नेंट थी 5th मंथ की, तो उसने बताया कि मैं 3 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ। अरे आगे आगे मेरे साथ देखिए, आपको पता चलेगा क्यों, कैसे, कब और क्या हुआ था। फैज़ा बेगम ने इस बात की हवा तक नहीं लगने दी कि उसने ये प्रेगनेंसी IVF के थ्रू करी थी। IVF से कंसीव की हुई प्रेगनेंसी कभी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं होती है। वंस IVF ट्रीटमेंट डन हो जाए और उसके बाद अगर आप प्रेग्नेंट हो जाए, तो जो आपका प्रेगनेंसी का पूरा साइकिल होता है वो बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसीज की तरह होता है। अगर मिसकैरेज होना होगा नॉर्मल प्रेगनेंसी में, तो वो IVF प्रेगनेंसी में भी होगा। लेकिन वंस यू गेट प्रेग्नेंट और कंसीव विद IVF, तो कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं होगी अगर वो ऑलरेडी हाई रिस्क नहीं है। तो सबा की वेडिंग के दौरान फैज़ा बेगम 3 मंथ्स पूरे हो चुके थे, उसके 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी उसकी पूरी हो चुकी थी, इसलिए वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं थी। नो हार्म इन IVF, कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी गलत बात नहीं है IVF करवाने की। अगर आप एक बच्चे की चाहत रखते हैं, उसमें कोई भी बात गलत नहीं है। गलत बात है छुपाना। IVF प्रेगनेंसी इन फैक्ट कुछ वीक्स अहेड ही होती हैं क्योंकि वो एम्ब्रियोज को मैच्योर कर कर जब आपके वूम में ट्रांसफ़र होता है, जब आपके वूम में ट्रांसफ़र किया जाता है, एम्ब्रियो कंसीव होकर फर्टिल होकर, तो पहले से ही कुछ दिन आगे मैच्योर हो जाती है प्रेगनेंसी। मतलब कि अगर आप 3 महीने के प्रेग्नेंट नॉर्मली होते हैं, अगर आप IVF के थ्रू प्रेग्नेंट होते हैं, तो जिस वक्त आपके वूम में एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो आपकी प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश हो चुकी होती है। जैसे ही वो यूट्रस की वॉल के साथ अटैच होती है, तो आपकी प्रेगनेंसी थोड़ा से दिन मैच्योर हो चुकी होती है। तो आपको एक बेनिफिट हो जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी कुछ दिन परिपक्व हो जाती है जैसे ही आपके वूम में एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि वो पहले से ही फर्टिल हो जाता है, तभी जाके IVF में
एक लेडी के वूम में वो ट्रांसफ़र किया जाता है। शायद आप समझ सके टेक्निकल टर्म। मुझे इस बारे में इसलिए पता है क्योंकि मैं आईवीएफ 2 बार गुजर चुकी हूँ अपनी यंग एज में, जब मैं बच्चे की चाहत रखती थी और मुझे बहुत जल्दी थी और मुझे बेबी नहीं हो रहा था वेरियस रीज़न से। वो मैं किसी दिन अपनी और प्रेगनेंसी जर्नी में शामिल करूँगी। लेकिन दोनों मेरे आईवीएफ सक्सेसफुल हुए थे, लेकिन मुझे लेटर ऑन मिसकैरेज हुआ था बिकॉज मुझे भी पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम था। और ताज्जुब की बात यह है कि मेरे दोनों बच्चे विदाउट आईवीएफ मेरी नॉर्मल प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से कंसीव हुए थे बाद में, और डिलीवरी भी नॉर्मल हुई थी, सब कुछ नॉर्मल हुआ था। लेकिन बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ी मुझे। मैं आपको वो अपनी जर्नी में बताऊंगी, अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में, इससे बिल्कुल अलग रखते हुए। तो बहरहाल हम बात कर रहे हैं फैज़ा बेगम के बारे में, फर्जी फैज़ा बेगम के बारे में और उसके झूठ के बारे में। हमें इस बात से तकलीफ नहीं है कि उसने आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाया, हमें इस बात से भी तकलीफ नहीं है कि वो क्या करती है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन अगर वो एक इन्फ्लुएंसर है, व्लॉगर हैं और आके अपनी एक अलग ही छवि दिखाती हैं और ऊपर से झूठ बोलती हैं, तो वो अपने फॉलोअर्स को, जो उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उनको ये सच्चाई ओ करती है कि अपनी ज़िंदगी की सच्चाई दिखाएं, अपने एवरीडे को फैब्रिकेटेड करके ना दिखाएं। अगर उनकी प्रेगनेंसी आईवीएफ के थ्रू हुई थी तो उन्हें अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करना चाहिए था कि हाँ, ये मैं आईवीएफ के थ्रू मैंने ये अपनी प्रेगनेंसी मैंने ये कंसीव किया है। तो उसे कहते हैं सच्चा इन्फ्लुएंसर। उसमें कई लेडी जो कि माँ बनना चाहती है, माँ नहीं बन पाती हैं, आईवीएफ को कंसीडर कर रही हैं। तो अगर इस मैडम ने ये एक्सपीरियंस शेयर किया होता तो ऐसी बहुत सी लेडीज को थोड़ा सुकून मिलता, थोड़ी सी होप मिलती कि हमें भी एक राह मिलती है। तो उस तरह से ही इन्फ्लुएंसर्स का सही मायना होता है कि वो अपनी ज़िंदगी के ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके अपने फॉलोअर्स के साथ, ताकि उनकी ज़िंदगी का कुछ इम्पैक्ट हो, उनकी ज़िंदगी का कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, लोगों को एक होप मिले, कुछ एक्सपीरियंसेस मिले, राइट। तो हमें शिकायत उसके झूठ से है, उसके आईवीएफ करवाने से नहीं है, उसका आईवीएफ करवा के छुपाने से है। इससे पता चलता है कि वो सही नहीं मानती थी आईवीएफ करवाना। तो अगर वो सही नहीं मानती थी तो फिर क्यों करवाया, और अगर मानती है तो छुपाया क्यों। ये तो हम सब जानते हैं कि दीपिका को थायराइड इश्यूज हैं और दीपिका को पीसीओएस भी हैं, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, और इसी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है। पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम आपको, अगर आप वेट गेन करती हैं, लेडीज़ होकर ज़्यादा अपने फर्टिल ईयर्स में आप बहुत सारा वेट गेन कर लेती हैं, अब स्पेशली मिड रीफ अपने स्टमक एरिया पे, और एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती हैं, बिल्कुल चलना वलना नहीं होता और बहुत ज़्यादा अनहेल्थी खाते हैं और वेट पुट ऑन हो जाता है, तो हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं और पॉलिसिस्टिक ओवरी भी हो जाती है। पॉलिसिस्टिक ओवरी काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल में भी हो जाती है, सिर्फ अपनी ज़िंदगी के तरीके बदलने से, अपनी ज़िंदगी को जीने का तरीका बदलने से, खान पान बदलने से और एक अपने वेट को स्टेबल करने से आपकी पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है। और जो ये फर्जी फैज़ा बेगम के मिसकैरेज हुआ था, आई डोंट नो, शायद बताया था उसने, तो मिसकैरेज हुआ था, तो वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अर्ली डेज में हो जाता है। लेकिन जितने ज़्यादा आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो मिसकैरेजेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम्स और थायराइड के इशू जो कि हार्मोन्स को अफेक्ट करते हैं, उसकी वजह से अर्ली मंथ्स में मिसकैरेज होने का डर होता है। और अगर आप अपनी बढ़ती उम्र में माँ बन रहे हैं तब भी मिसकैरेज होने का रीज़न बन सकता है, जो कि मैडम में हर तरह से काफ़ी फैक्टर्स मौजूद थे मिसकैरेज जिस वजह से हुआ। तो उन्होंने आईवीएफ का सहारा लिया, कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन छुपाया, ये उस मैडम का झूठ दर्शाता है। और इसी वजह से, क्योंकि आईवीएफ से ही कंसीव हुई थी, मैडम ने अपने हॉस्पिटल विजिट्स नहीं दिखाए, ना ही कोई स्कैन ढंग से दिखाया, क्योंकि उसे डर था इस बात का कि उसकी सच्चाई बाहर आ जाएगी कि उसने आईवीएफ के थ्रू कंसीव किया है। और उसे तो लगता है ये बहुत गलत बात है, उसे शायद ऐसा लगता है कि वो कम औरताना होगी अगर उसने ये बता दिया कि उसे प्रॉब्लम हो रहा है कंसीव करने में। अगर कोई भी स्त्री कंसीव नहीं कर पा रही है तो वो कम वुमनली नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक पूरी स्त्री नहीं है, पूरी नारी नहीं है, या पूरी महिला नहीं है, या उसमें कमी रहेगी। कभी कभी हमारे पास संतान नहीं होती लेकिन फिर भी हम माँ होते हैं, और कभी कभी आपकी गोद में संतान होती है लेकिन आप में माँ के कोई गुण नहीं होते हैं। तो ये मैडम की जो सोच है ना छोटी, वो दर्शाता है।
वैसे तो जब मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगी अपनी प्रेगनेंसी की, किस तरह मुझे मेरे 2 बेटे मेरी ज़िंदगी में आए, वो अलग बात, अलग पॉडकास्ट होगा। लेकिन इतना तो ज़रूर बता देना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने 2 आईवीएफ करवाए थे काफ़ी साल पहले मेरे बेटों के होने से, और दोनों सक्सेसफुल हुए। लेकिन 3 मंथ्स के बाद ही मिसकैरेज हो गया। वो उसके वजहें पीसीओएस थी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम था, जिसके लिए मुझे बहुत तपस्या करनी पड़ी, क्योंकि मुझे बच्चे की बहुत चाहत थी, एक अंदर से बहुत ज़्यादा चाहत थी। मुझे पता था मुझे बच्चे चाहिए ही हैं। मुझे या तो आपको चाहिए होता है ज़िंदगी में कुछ चीज़, या फिर आप उसके बिना ही संतुष्ट होते हैं। तो बहुत तपस्या करनी पड़ी मुझे, लेकिन वो मैं अपनी जर्नी ज़रूर करूँगी आपके साथ। और जो भी मदर्स, जो भी लेडीज़ माँ बनना चाहती हैं, वो होप ना खोएँ। आपको मेरी कहानी से बहुत ज़्यादा उम्मीद होगी, क्योंकि मेरे दोनों बेटे विदाउट आईवीएफ ट्रीटमेंट के हुए हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो तो हर चीज़ के लिए करनी पड़ती है ना।